नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कशन करेंगे। इसके संबंध में पूर्व में ही मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर रखे हैं। मेरे 20 और 25 मिनट के मध्य के कई वीडियो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान पर अपलोड किए गए हैं। उन्हीं के आधार पर आज हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कशन करेंगे और ये तथ्य टॉपिक वाइज होंगे। आज हम संघ की कार्यपालिका को ले रहे हैं। कार्यपालिका के संबंध में जो तमाम तथ्य परीक्षा में आए हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, सिविल सर्विस में, पीसीएस में, आरओ में, यूपीटीटी, पीजीटी, टीजीटी, लेक्चरर, केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग, जो भी भारत में परीक्षाएं होती हैं, वो सभी परीक्षाओं में जो राजनीतिक व्यवस्था संविधान से प्रश्न आते हैं, उन्हीं के आधार पर हम संघ की कार्यपालिका के संबंध में डिस्कशन करेंगे और इन तथ्यों का हम विश्लेषण करेंगे। स्क्रीन में लगभग 24 तथ्य सामने दिख रहे हैं, लेकिन ये 24 तथ्य मत समझिएगा। इससे कम से कम 100 प्रश्न बनेंगे और लगभग मैं 100 प्रश्नों के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, जिनके उत्तर मिलेंगे। अगर आप गंभीरता से सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी और परीक्षा में आपके अधिक से अधिक सही प्रश्न करने की संभावना बढ़ जाएगी, जो भी राजनीतिक व्यवस्था संविधान से आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला देखिए तथ्य, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। इसके संबंध में बता दूं कि लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य बहुमत से या मतदान के द्वारा करते हैं। ठीक है, और यही लोकसभा का संचालन करता है। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होती है, लेकिन जब लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसको हटाया जाना होगा, जब इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो एक संकल्प पारित करना होता है और लोकसभा के अध्यक्ष को 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। ठीक है, उस नोटिस के दौरान लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में, एक स्पीकर के रूप में काम नहीं करता है। और जिस दिन इसके विरुद्ध संकल्प पारित करना होता है, तो लोकसभा अपने टोटल सदस्य संख्या के, मान लीजिए अगर टोटल सदस्य संख्या 545 है, तो 545 सदस्यों के बहुमत से, यानी कि आधे से अधिक के द्वारा मतदान करके संकल्प पारित करेंगे। और जब संकल्प पारित करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष पद से हट जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष पद को हटाने का तरीका क्या है? सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। दूसरा है तथ्य, संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, संसद के सत्रों को बुलाने का अधिकार, संसद का जो सत्र होता है उसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय का है, ना तो लोकसभा अध्यक्ष का है और ना राज्यसभा अध्यक्ष का है और ना ही प्रधानमंत्री का है, ना ही मंत्रिपरिषद का है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के जज का है। संसद के सत्र का अधिवेशन, संसद के सत्र का अधिवेशन या संसद का अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और सामान्यतः एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र ऐसे बोला जाता है। लेकिन किसी भी दशा में 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र का आहूत होते हैं? 2 सत्र होते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाएगा कि संसद के में कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र आहूत किए जाते हैं, तो आप गणना मत करिएगा कि भाई एक तो हो गया बजट सत्र, दूसरा हो गया मानसून सत्र, तीसरा हो गया शीतकालीन सत्र, तो 3 सत्र, क्योंकि वो संविधान से प्रश्न बनाकर अप्रत्यक्ष रूप से आपसे पूछ रहा है। तो आप बोलेंगे कि कम से कम 2 सत्र होते हैं, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला तथ्य है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही बात है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि मंत्रिपरिषद जनता के प्रति जिम्मेदार है और जनता के प्रति जिम्मेदार होने के कारण मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
अगर प्रश्न में कभी आ जाए कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा लोकसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है तो आप गलत लिखेंगे। अगर लिख किया जाए कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है तो आप लिखेंगे गलत है ये। जब लिख किया जाए कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तो आप लिखेंगे ये सही है। क्योंकि कंफ्यूज मत होइएगा। हम आपको यह भी बता दें कि प्रत्येक मंत्री, कंफ्यूजन यहीं से उत्पन्न होगा, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए कि एक मंत्री या कोई मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, तब आप लिखेंगे राष्ट्रपति के प्रति। मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। बिल्कुल होता है, हमारे संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा का कोरम यानी कि किसी भी सभा को चलाने के लिए टोटल सदस्य संख्या का 1/10 होना उस समय जरूरी है। अगर कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा देगा कि महोदय कोरम नहीं है, तो तुरंत जो सदन का अध्यक्ष है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, वो गणना कराएंगे। अगर 1/10 सदस्य टोटल स्ट्रेंथ का नहीं है तो सदन को स्थगित कर देंगे। कभी कभी 1/10 पेपर में नहीं आएगा, लिख के आएगा कि लोकसभा में कोरम के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, लिख के आएगा 55, 50, 45, 40, तब आप 55 में निशान लगाएंगे, क्योंकि 550 का 1/10 जो है वो 55 है। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। ये तथ्य है, ये सही तथ्य है। अब इस तथ्य की मैं व्याख्या कर रहा हूं। देखिए, ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य हो सकता है। ठीक, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो। यदि वो प्रधानमंत्री बनते समय दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो प्रधानमंत्री बनने के 6 माह के अंदर उसको किसी न किसी सदस्य का निर्वाचित होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा में निर्वाचित हो जाए चाहे राज्यसभा में हो जाए। ये संविधान लिखा है। यही चीज मंत्रियों के लिए लिखी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्री में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी मंत्री का ही, मंत्रिपरिषद का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहां पर फैक्ट दे रहा है, ये आईएएस का आया हुआ क्वेश्चन है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण तकनीकी है। आपको मैंने, मेरे अगर पुराने वीडियो आप सुनेंगे तो मैंने आपको बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। मान लीजिए प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में लाया गया है, वो चर्चा में भाग लेगा, वो बहस भी करेगा लोकसभा में, वो बाद में लास्ट में अब प्रधानमंत्री के रूप में अपना सारे प्रश्नों का उत्तर भी देगा। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान प्रारंभ होगा तब वो सदन को छोड़ देगा, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य नहीं है। और उस समय लोकसभा में केवल वही सदस्य बैठेंगे जो लोकसभा के सदस्य हैं, क्योंकि उनकी सीटें निर्धारित होंगी और उस सीट से ही वो मत डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो ऐसी परिस्थितियों में वो लोकसभा का छोड़ देता है और अपने सदन में चला जाता है। पूरे समय वो रहेगा लोकसभा में, लेकिन चूंकि लोकसभा को मेंबर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर है, इसलिए मतदान से वो अलग हट जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है 18वीं लोकसभा गठन जून 2024 को हुआ। ये फैक्चुअल है। इससे पहले 17 लोकसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। ये वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है। जून 24 में चुनाव हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित हुए थे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और संसदीय दल ने उनको अपना प्रधानमंत्री चुना। ठीक है, और अब 19वीं लोकसभा का चुनाव यदि 5 साल का कार्यकाल सरकार पूरी करती है तो 2029 में होंगे। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। 91वां संविधान संशोधन, एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि पेपर में आएगा कि भारत में प्रधानमंत्री कितने हो सकते हैं, भारत सरकार में मंत्री कितने हो सकते हैं।
तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे कि अधिकतम 550 सदस्यों की स्ट्रेंथ है, तो आपके मंत्री 75 से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 15% तक सीमित कर दी गई थी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख आर्टिकल 76 में पेपर में आएगा। किस आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल 76 लिखना है। ये भारत का पहला और सब सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये महाराष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जहां सब आ जाए प्रसाद पर्यंत, तो समझ लीजिएगा उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो रहेगा। जैसे राज्यपाल महोदय का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन लिखा क्या रहता है, राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति महोदय कभी भी हटा सकते हैं। वैसे ही महान्यायवादी होता है, इसका कार्यकाल प्रसाद पर्यंत है और इसके वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ये 76 में लिखा है। इसका काम जो राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करेंगे वही उसको वेतन मिलेगा। इसका काम भारत सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में जाकर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना है, भारत सरकार को परामर्श देना है, राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देना है, कार्यपालिका को परामर्श देना है, इसका काम है। और ये एक ऐसा अधिकारी है, एकमात्र ऐसा अधिकारी है कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जा सकता है, वहाँ की बैठक में बैठ सकता है बुलाए जाने पर, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में। जब सदस्यों को, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को किसी विधिक मामले में जानकारी की जरूरत होती है तो इसको बुलाया जा सकता है सदन में। इसकी अलग से चेयर वहाँ लगाई जाती है। तो अगर पेपर में आ जाए कि कौन सा ऐसा भारत का अधिकारी है जो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर तो नहीं होता है, लेकिन बुलाए जाने पर उसको बहस में बैठने का, सदन की कार्रवाई में बैठने का अधिकार है, बस वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो वो है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी। ठीक है, और इसके अधीन काम करता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। वो द्वितीय विधि अधिकारी है महान्यायवादी के अंडर में, जिसको आप आजकल नाम सुनते होंगे, तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन वो संवैधानिक पद नहीं है। महान्यायवादी वेंकट रमणी जो है वो महान्यायवादी हैं। वेंकट रमणी जी महान्यायवादी हैं और यह अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। देखिए, संयुक्त अधिवेशन की जरूरत कब पड़ती है? संयुक्त अधिवेशन की जरूरत सामान्य बहुमत से पारित होने वाले जो साधारण विधेयक होते हैं, जो साधारण विधेयक के द्वारा कानून पारित करना होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने सदस्य संख्या के बहुमत से बस पारित कर दें, तो इसको बोलते हैं साधारण विधेयक। तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जब एक सदन किसी विधेयक को पारित कर दे और दूसरा सदन विधेयक को पारित ना करे, पेंडिंग डाल दे, संशोधन प्रस्तुत करे, तो ऐसी दशा में ये माना जाता है कि इस विधेयक के संबंध में एक दोनों सदनों के बीच में बाधा उत्पन्न हो गई है। तो लोकसभा अध्यक्ष, तो राष्ट्रपति महोदय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का आदेश निर्गत करेंगे और लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य एक जगह पर सेंट्रल हॉल में बैठेंगे और लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा अधिवेशन की। ठीक है, ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ध्यान रहे, किसी भी दशा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति महोदय नहीं कर सकते। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि में करों एवं सरकारी प्राप्तियों को जमा किया जाता है और इसी से सरकार खर्च करती है। आपको बता दें, अभी एक मेरा वीडियो आएगा जो मैं भारत की वित्तीय व्यवस्था के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम बता दें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र का उल्लेख है और हर वर्ष सरकार 112 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा में बजट प्रस्तुत करती है। लोकसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में उसकी कॉपी जाती है। ठीक है, और बजट के 3 पार्ट होते हैं। देखिए, बजट संचित निधि भी संविधान में उल्लेख है और आकस्मिक निधि का भी संविधान में उल्लेख है और लोक लेखी का उल्लेख है। 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा। संचित निधि
भारत सरकार का एक ऐसा फंड है आर्टिकल 266 के अंतर्गत, जिसमें कोई भी धन आएगा, कहीं से भी अर्जित किया जाएगा, तो इस फंड में, समझ लीजिए अकाउंट है ये, इस अकाउंट में डाला जाएगा। और कोई भी धन निकाला जाएगा तो इसी अकाउंट से निकाला जाएगा। एक प्रकार का ये एक धन का तालाब है। सारा पानी जैसे जमा किया जाता है तालाब में, वैसे ही सारा धन देश से बाहर से आया हुआ इसी फंड में डाला जाएगा और इसी फंड से निकाला जाएगा। तो ध्यान रहे, डालने और निकालने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति महोदय के हाथ में है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम बजट प्रस्तुत करते हैं, जब भी हम कोई धन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करते हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रश्न और आएगा कि धन विधेयक या कोई भी धन संबंधी कानून अगर बनाया जाना है तो ऐसा विधेयक किसकी मर्जी से, किसकी अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो राष्ट्रपति महोदय के अनुमति से किया जाएगा। ठीक है, तो ये संचित निधि पेपर में अगर आ जाए कि खर्च करने की अनुमति सरकार को किस निधि से मिलती है, तो भारत की संचित निधि से। समस्त प्रकार के से जो करों से पैसा आता है, जो टैक्स कलेक्शन करती है गवर्नमेंट, वो किस फंड में डालती है? तो भारत की संचित निधि, अंग्रेजी में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। अगला आपको बता दें, सरकार के खर्चों पर, सरकार के वित्त पर नियंत्रण लगाने के लिए संसद की कमेटी होती है। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस। सरकार के कामों को लोग आपके संसद की 3 कमेटी हैं, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी हैं, वो कंट्रोल करती हैं। सरकार ने जो खर्च किया है वो खर्च कितनी ईमानदारी से किया है, ये कमेटियां अपनी जांच बताती हैं। तो एक है लोक लेखा समिति, दूसरी है आपके अनुमान समिति जिसे बोलते हैं हम प्राक्कलन समिति, और तीसरी है लोक उपक्रम समिति। इन तीनों समितियों के बारे में आपको एक सामने एक वीडियो आएगा और उससे आप पूरी इसकी पूरी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो लोक लेखा समिति CAG भारत का एक बड़ा अधिकारी है जो ऑडिट करता है पूरे लेखों की, सरकार के लेखों की। जहां पर लोक लेखा, जहां पर भारत के संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से जिन जिन जगहों पे खर्चा हुआ है, सरकार ने पैसा निकाला है भारत के संचित निधि से, और जहां जहां खर्चा किया है सरकार ने, उन सभी जगहों की ऑडिट करता है CAG। वो सरकारी कंपनी हो सकती है, सरकारी कारपोरेशन हो सकते हैं, सरकार के विभाग हो सकते हैं, राज्य के विभाग हो सकते हैं, भारत सरकार के विभाग हो सकते हैं, वो कहीं के भी विभाग हो सकते हैं, बशर्ते वो पैसा सरकार के संचित निधि से निकला हो। अगर संचित निधि का मतलब है कि भारत के जनता के टैक्स पेयर का पैसा, अगर टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, तो उसके ऑडिट की जिम्मेदारी, उसके खर्च करने की ईमानदारी की जिम्मेदारी भारत का एक बड़ा अधिकारी है, उसको बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 148 में उल्लेख है, जिसका काम है खर्चों का ऑडिट करना, और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को दी जाती है, और राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को संसद को दे देते हैं, और संसद के अधीन एक कमेटी है लोक लेखा समिति, और उस CAG की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति जांचता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के, और विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। यानी कि अध्यक्ष हमेशा अपोनेंट पार्टी का होगा, विपक्ष का होगा, ताकि ईमानदारी से CAG की रिपोर्ट को जांचा जा सके। तो लोक लेखा समिति बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। हमारे एक अलग से वीडियो में इसका विस्तार से वर्णन होगा, आप सुनते रहिएगा। अगला पॉइंट है, मंत्री दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। मंत्री चाहे लोकसभा का मेंबर के रूप में हो, चाहे राज्यसभा के मेंबर के रूप में, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में मैंने बताया था, दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग होगी तो वो वोट वहीं पर डालेगा जहां का वो मेंबर है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक की लोकसभा की कुल सीटें स्थिर रहेंगी। ध्यान रहे, पेपर में आता है कि लोकसभा की जो सीटें निर्धारित की गई हैं 250 और 550, तो आप मुझे ये बताइए, पेपर में आएगा कि ये कब तक स्थिर रहेगी, कब तक के लिए निर्धारण है? तो 2026 तक।
2026 तक लोकसभा राज्यसभा की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये 84वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था 2001 में, 84। इसलिए आप अमेंडमेंट की डेट भी याद रखिएगा, अमेंडमेंट का नंबर भी याद रखिएगा 84वां, और ईयर भी याद रखिएगा। ऐसे ही 87वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारण किया गया है कि SC ST की सीटें जो है लोकसभा में वो 2000 की जनगणना पर निर्धारित की जाएगी और सीटें फिक्स रहेंगी। ठीक है। धन विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में उल्लेख है। ध्यान रहे, धन विधेयक है कि नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और ऐसे विधेयक को जब लिख कर भेजता है कि ये विधेयक धन विधेयक है तो राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। बिना राष्ट्रपति के अनुमति के ये लोकसभा में रखा भी नहीं जाएगा। सीधे अन्य कोई विधेयक होगा तो सीधे लोकसभा में रखा जाएगा, लेकिन अगर वो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, तो राष्ट्रपति महोदय पहले अनुमति देंगे। और ये धन विधेयक है कि नहीं इसकी घोषणा लोकसभा का स्पीकर करता है। पेपर में आएगा कि धन विधेयक है कि नहीं, इसकी घोषणा कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। यही स्टेटमेंट, यही प्रमाण पत्र लिख कर देता है, तभी राज्यसभा के सदस्यों के अधिकार सीमित हो जाते हैं। और धन विधेयक पर राज्यसभा केवल संस्तुत कर सकता है, ना तो धन विधेयक को रोक सकता है, ना धन विधेयक में कोई बदलाव कर सकता है, केवल अपने रिकमेंडेशन दे सकता है, वह भी 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन के अंदर वापस नहीं लौटाया रिकमेंडेशन के साथ तो लोकसभा उसे स्वतः ही पारित मान लेती है। ठीक है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में है। इसके बारे में मेरे एक अलग से वीडियो आएगा, धन विधेयक वित्त विधेयक के बारे में बजट के साथ, सुनिएगा। राज्यसभा के 2 विशेषाधिकार हैं। अनुच्छेद 312 में ये कहा गया है अखिल भारतीय सेवा को बनाए जाने का। तो ये अखिल भारतीय सेवा बनाता नहीं है, पेपर में आ जाएगा। आप क्या कहते हैं कि कंफ्यूज मत होइएगा कि आप राज्यसभा का निशान लगाया है। अखिल भारतीय सेवा को बनाने का अधिकार संसद को है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा को, दोनों को मिलकर जब कानून पारित करेगा तभी अखिल भारतीय सेवा बनाई जाएगी। कोई भी, जैसे IAS की सेवा, IPS सेवा, IFS सेवा अखिल भारतीय सेवा है। लेकिन राज्यसभा को क्या अधिकार है? राज्यसभा अपने विशेष बहुमत से किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाए जाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, बस प्रस्ताव पारित करेगी। ठीक है। इसके बाद संसद कानून बनाएगी, यानी दोनों सदस्य मिलकर, और राष्ट्रपति महोदय अनुमति देंगे। दूसरा अधिकार क्या है इसके पास? दूसरा अधिकार है कि जब कोई राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो जाए तो उस पर प्रस्ताव पारित करके संसद से को आदेश देगी कि आप चाहें तो कानून बना लें। तो ये विशेष अधिकार है। ठीक है। लोकसभा धन विधेयक के बारे में बता चुका हूं कि केवल सिफारिश कर सकती है। अगला है कि 103वां संविधान संशोधन EWS का जो आया था आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% आरक्षण, ये 103वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा EWS आरक्षण लाया गया। ठीक। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल कानून का उल्लेख था। 1985 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां संविधान अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूचियों की मैं एक पूरी सूची दूंगा एक वीडियो के द्वारा, आप उसको तब विस्तार से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। लोकसभा के गठन होने पर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होता है, निर्वाचन के बाद जो शपथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है? सबसे पहले मान लीजिए 18वीं लोकसभा का गठन हुआ था 2024 में, तो इसको जो सदस्य निर्वाचित होकर आए थे 543, 545, उसको किसने दिया था, शपथ दिलाया था? तो उसको शपथ दिलाते हैं प्रोटम स्पीकर। प्रोटम स्पीकर केवल शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और पहला संयुक्त बैठक जिसकी अध्यक्षता स्पीकर ने की थी वो 1961 में हुई थी, दहेज उन्मूलन विधेयक। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में जो टॉपिक और जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से सुनिए, समझिए और एक नोट्स बना लीजिए। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक में फिर से आएंगे। बहुत